मैं आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो नया अभी आया है। अपन उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे उसमें कैलकुलेशन होगी, कैसे इनकम्स वगैरह वहाँ पे कैलकुलेट होगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अपन पहले बात करते हैं कि जो अपना जो पुराना इनकम टैक्स था उसमें भी 5 एड्स में अपनी कैलकुलेशन होती थी, और इस जो नया इनकम टैक्स है उसमें भी अपने 5 एड्स में ही कैलकुलेशंस होंगी। तो हेड्स वगैरह में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, तो उसके बारे में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो अपने हेड्स होने वाले हैं वो सेम होने वाले हैं। कि क्या क्या हेड होंगे, सबसे पहले अपना होगा सैलरी, ठीक है, जो नॉर्मली होता है। सेकंड होगा अपना हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों। थर्ड होगा अपना पीजीबीपी, ठीक है। फोर्थ होगा अपना कैपिटल गेन, और फिफ्थ होने वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो अपन अब जो यहाँ पे अपन जो आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो अपन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पे अपन चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, कैपिटल गेन एज पर न्यू IT एक्ट 2025, ठीक है। और ये जो एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से। ये अपना यहाँ से एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन पढ़ने से पहले देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 67 की। सेक्शन नंबर 67 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर 67 क्या बोलता है? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इफेक्टिंग इन अ टैक्स ईयर सेल सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 बी। यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले बात करता हूँ जो सेक्शन 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 की जो बात कर रहा है, यहाँ पे वो बात कर रहा है एग्जम्पशंस की बात कर रहा है। जैसे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 54F होता था कि हाउस प्रॉपर्टी से अगर मुझे सॉरी कैपिटल गेन अगर मुझे होता था, तो अगर मैं किसी हाउस में इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई हाउस कंस्ट्रक्ट करा लूँगा, तो उसमें मुझे वो एग्जम्पशन मिल जाती थी एज पर सेक्शन 54F वगैरह। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर चेंज कर दिया और उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि एनी प्रॉफिट और गेन राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स affected in a tax year shall save as otherwise provided in section 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 be chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of the tax year in which the transfer took place। यहाँ पे सबसे पहले एक मजे की बात और आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक चेंज और किया है कि सबसे पहले अपन पहले जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें अपन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में पढ़ते थे। यहाँ पे प्रीवियस और असेसमेंट ईयर का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे उन सब चीज़ों को हटा के प्रीवियस और असेसमेंट ईयर की जगह यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स ईयर कर दिया है। तो यहाँ पे टैक्स ईयर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, सेक्शन 67 के सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो, इफ ए पर्सन रिसीव ड्यूरिंग एनी टैक्स ईयर एनी मनी और अदर एसेट्स अंडर एन इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम एन इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट एज ए रिजल्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 3 देन, मतलब अगर मेरे को कोई इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स, और क्या क्या वो सर्कमस्टेंसेस हो सकती है वो सेक्शन 3 में मेंशन है। उस केस में मेरा कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, वहाँ पे बोल रहा है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ सच मनी और अदर एसेट्स हैज बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड सेल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच पर्सन ऑफ द टैक्स ईयर इन विच सच मनी और अदर एसेट्स वाज इश्यूड। सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर 26-27 में मेरी कोई कैपिटल एसेट्स थी, वो डैमेज हो गई। डैमेज की अपन अभी सर्कमस्टेंसेस देख लेंगे सब सेक्शन 3 में, ठीक है। अब उसकी जो मनी है वो मुझे 2028-29 में जाके मिलती है। सपोज कीजिए 50 लाख रुपीज़ है। तो जो भी इस अमाउंट पे जो भी मेरा कैपिटल गेन होगा दोस्तों, जो भी मेरा कैपिटल गेन होगा जो भी मेरा कैपिटल गेन होगा इस अमाउंट पे, वो मेरा टैक्स ईयर 2028-29 में कैलकुलेट होगा। इस फाइनेंशियल ईयर की वो मेरी इनकम बनेगी। जो भी इनकम लॉस वॉटेवर जो भी होगा वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं।
ठीक है, यहाँ पे अपन ने सबसे क्लॉज ए की बात कर ली। क्लॉज में बोलता फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 72, सेक्शन 72 द वैल्यू ऑफ एनी मनी और द फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ द रिसोर्स शैल बी डीम्ड टू द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट्स। ठीक है, क्या सपोज करो सेक्शन 72 में बोलता है कि अपन उसकी फेयर मतलब जो वैल्यू क्या लेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें बोल रहा है कि जैसे ही मुझे इंश्योरेंस कंपनी से फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 72 द वैल्यू ऑफ एनी मनी और फेयर वैल्यू ऑफ द अदर एसेट्स ऑन द डेट ऑफ सच रिसीव्ड शैल बी डीम्ड टू द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। अब सपोज कीजिए यहाँ पे अगर जैसे मैं बात करता हूँ कि जो मुझे पैसा मिला है वो मुझे मान लीजिए, मैंने यहाँ पे आपसे बात की थी कि मुझे एक सेकंड इसको मैं मिटाता हूँ, क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात की थी कि मुझे 2020-29 में पैसा मिल रहा है। ठीक है, 2020-29 में पैसा मिल रहा है। अब सपोज कीजिए मुझे वो पैसा मिला है 31 जनवरी 2029 को। मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए कैश मिला है और एक प्रॉपर्टी मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने दी है। ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरे लिए क्या होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, एक तो कैश हो जाएगा मेरे पास 10 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, और सपोज कीजिए इस प्रॉपर्टी की इस डेट को जिस दिन मुझे प्रॉपर्टी मिली है उसकी जो फेयर वैल्यू है 40 लाख रुपीज़ है। तो जो प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू होगी उस दिन 40 लाख रुपीज़, तो ये मेरे लिए टोटल फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा 50 लाख फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 72। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं इसमें। अब इसने सर्कमस्टेंस की बात की, द फॉलोइंग सेल बी सर्कमस्टेंस रेफर्ड टू सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 में क्या क्या सर्कमस्टेंस है, जैसे कि फ्लड है, टाइफोन है, हरिकेन, साइक्लोन है, राइबोट और सिविल डिस्टर्बेंस है, एक्सीडेंटल हो गया, एक्शन बाय एनिमी और एक्शन टेकन इन कम्पीटिंग एनिमी, वेदर और विद आउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। देख सेक्शन 3 को आप पहले एक बार अच्छे से समझिएगा कि सेक्शन 3 मेरी यहाँ पे क्या बोल रही है। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 3 मेरी यहाँ पे बोल रही है कि एक्शन बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन इन कॉम्बेटिंग एन एनिमी वेदर विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अगर एनिमी के अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले रहा हूँ या फिर मेरा युद्ध चल रहा है विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, अगर वॉर डिक्लेयर हुई या नहीं हुई और अगर उस वजह से मेरे को प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो भी वो मेरे इस सेक्शन में कवर हो जाएगी। ठीक है, सब सेक्शन 4 में बोल रहा है कि इंश्योरेंस शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू सेक्शन 29 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इंश्योरर का मतलब सेम है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अपन ने सेक्शन 1 पढ़ लिया, अपन ने सबसेक्शन 2 पढ़ लिया, अपन ने सबसेक्शन 3 पढ़ लिया, अब अपन बात करते हैं सबसेक्शन 4 अपन ने पढ़ लिया, अब अपन बात करते हैं सबसेक्शन 5। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो, एनी प्रॉफिट और गेन अराइज टू ए पर्सन फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ एन अमाउंट इंक्लूडिंग ए बोनस अंडर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच द एक्सम्पशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 टेबल सीरियल नंबर 2 डज नॉट अप्लाई देन उस केस में क्या होगा दोस्तों, सच प्रॉफिट एंड गेन सेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड सेल बी डीम्ड टू द इनकम टैक्स पर्सन इन द टैक्स के ईयर इन विच द सच अमाउंट वाज रिसीव्ड। सेम जो अपन ने अभी इंश्योरेंस कंपनी के रूप में पढ़ा कि हमें बोलता है कि इफ एनी प्रॉफिट और गेन राइज टू पर्सन फ्रॉम रिसीव्ड ऑफ एन अमाउंट इंक्लूडिंग बोनस अंडर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मुझे फाइनेंशियल ईयर 2029 और 30 में मिलता है, तो वो जो अमाउंट टैक्सेबल होगा वो मेरे 29-30 में टैक्सेबल होगा। द इनकम टैक्सेबल सेल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, जो भी कैसे कैलकुलेशन होगा उसके जो रूल्स प्रेस्क्राइब होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे और जो भी रूल्स आएंगे वो मैं आपको बता दूँगा। सबसेक्शन 6 में बोल रहा है रेस्पेक्टिव एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो, इफ द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इन और स्टेटमेंट बाय द ओनर एज ए स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने कैपिटल एसेट्स को बाय कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा। ये बोल रहा है कि सच प्रॉफिट एंड गेन शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम इन द टैक्स इन विच सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में मेरे पास एक कैपिटल एसेट्स थी, मान लीजिए सपोज कीजिए एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है दोस्तों, अब वो प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया 31 दिसंबर 2026 को स्टॉक इन ट्रेड में। अब आप पूछेंगे कि सर आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर्टी को। अरे भाई मान लीजिए सपोज करिए
मेरे पास प्रॉपर्टी थी और मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट का जब मैं बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगा तो वो मैंने उसको अपने उसमें क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब जब मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया तो जो स्टॉक इन ट्रेड, जब ये प्रॉपर्टी मेरी सेल होगी, अब सपोज कीजिए ये प्रॉपर्टी मेरी, मैंने कन्वर्ट कब किया था इस प्रॉपर्टी को दोस्तों, है ना, इस प्रॉपर्टी को मैंने कन्वर्ट किया था फाइनेंशियल 26-27 में। अब मान लीजिए ये प्रॉपर्टी मेरी मान लीजिए ये प्रॉपर्टी मेरी 28-29 में जाके मैं इसको बेचता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल 2029 में मैं बेचूँगा इसको, तो जो टैक्स ईयर 29 होगा यहाँ पे मुझे कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा, ना कि 2026-27 में। समझ में आई मेरी बात अब? ठीक है, तो यहाँ पे वही एक्सेप्शंस की बात होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 72। सेक्शन 72 सिर्फ कैलकुलेशन की बात करता है कैपिटल गेन की। यहाँ बोला कि द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन और ट्रीटमेंट शैल बी डीम्ड टू द फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव्ड और अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट्स। क्या बोला, फॉर द पर्पज ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन और ट्रीटमेंट शैल बी डीम्ड टू द फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव्ड और अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर, है ना। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए कि सर जैसे आपने बताया कि आपने 2026 और 27 में इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, कब ट्रांसफ़र कर दिया आपने? 31/12/2026 को। यहाँ पे सर जब 31/12/2026 को आपने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया और उस स्टॉक को आप 2028-29 में जाके बेच रहे हो, 2028-29 है ना दोस्तों? हाँ, तो इसकी फुल वैल्यू सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैं क्या लूँगा? तो जो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की 31/12/2026 को, वही मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट सब्सेक्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, इफ़ एनी पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर हैड एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी सिक्योरिटी एंड एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर मेड बाय द डिपॉजिटरी or participants of beneficial interest in respect to then such property and shall charge income tax as the income to beneficiary owner of the tax year in which such transfer took place. If any person at any time during the tax year had any beneficial interest in any security, any profit or gain from the transfer made by the depositor, सपोज कीजिए मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर रखे हैं और मैं उसके अंदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट हूँ और फाइनेंशियल 26-27 में मैं मेरा जो डिपॉजिटरी है CDSL को मैंने ऑर्डर दिया कि मेरे ये शेयर आप बेच दीजिए, तो वो टैक्सेशन वो मेरे हैंड में होगा, ना कि CDSL के हैंड में। क्लियर है? ठीक है, सच प्रॉफिट एंड गेन सेल नॉट बी रिगार्डेड एज इनकम टू डिपॉजिटर हु इज डीम्ड टू द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एज फॉर द पर्पस एंड सेकंड द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन एंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड। और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगी वो अपन सिंपल सी बात फिफो मेथड पे करेंगे। ठीक है, फिफो मेथड फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड आप अच्छे से समझते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, सबसेक्शन 8 की। इन सबसेक्शन 7 द बेनिफिशियल ओनर डिपॉजिटर एंड सिक्योरिटी शैल ऑफ द सेम मीनिंग एज साइन टू सेक्शन 2(1)(a) ई एंड 1 ऑफ द डिपॉजिटर एक्ट 1996। ठीक है, सिंपल सी बात, मैं एक इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल 2026 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर खरीदे और मेरा डिपॉजिटरी है CDSL। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 31/12/2026 को ही CDSL को बोला कि मेरे जो शेयर है रिलायंस के 100 आप बेच दीजिए। मान लीजिए इनकी कॉस्ट है टोटल 50,000 रुपये, टोटल बात करूँ मैं। अब वो मान लीजिए उस टाइम पे 1,00,000 रुपये के थे, तो जो ये टैक्सेशन होगा फाइनेंशियल 25-26 में होगा और ये मेरे हैंड में होगा, ना कि CDSL के हैंड में। ये हैंड होगा राहुल के हैंड में। समझ में आई दोस्तों बात? ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है? रिलायंस के शेयर। यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन है? राहुल। यहाँ पे डिपॉजिटरी कौन है? CDSL। टैक्सेशन किसके हैंड में होगा? राहुल के हैंड में, ना कि CDSL के हैंड में। समझ में आई बात? ठीक है, अब आ जाते हैं बना के। इफ़ एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय ए पर्सन
टू ए फ्रॉम और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नॉट बीइंग ए कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इन विच ही इज बिकम ए पार्टनर और मेंबर बाय वे ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अदरवाइज देन। अगर मान लीजिए कोई मेंबर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, टू ए फर्म को कर देता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कर देता है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को कर देता है टू बिकम ए मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म, देन कैसे होगा, सच प्रॉफिट इन सेल चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम इन द टैक्स ईयर ऑफ सच ट्रांसफर। तो उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा जिस दिन में ट्रांसफर किया। फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन 72, सेक्शन 72 के पर्पज से द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म एसोसिएशन ऑफ बॉडी एज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट शैल बी डीम्ड टू द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द सच ट्रांसफर कैपिटल एसेट। आइए इसका भी अपन समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मैं हूँ, राहुल है, ठीक है, राहुल ने 1 अप्रैल 2026 को अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी कुछ एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसको क्योंकि मैं इसका मेंबर बनना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए जो टैक्सेशन होगा वो 2026-27 में होगा, लेकिन सेक्शन 72 के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या करूँगा। मान लीजिए प्रॉपर्टी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बुक्स में 50 लाख रुपए की रिकॉर्ड हुई है, तो जो 50 लाख रुपीज़ है यही मेरी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। चाहे से मान लो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू चाहे से 40 लाख हो, चाहे से 1 करोड़ हो, चाहे से 2 करोड़ हो, डजेंट मैटर। मेरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बुक्स में अगर 50 लाख पर रिकॉर्ड हुई है तो यही मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 72, ठीक है। आइए दोस्तों, अब इतना ही अपन बात करते हैं। अपन जो भी कैपिटल की बात करेंगे वो अपन एक नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।